अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे FBR की नाकामियों के हवाले से। अब ताजिर और काबिल टैक्स अफराद हो जाएं होशियार। हुकूमत ने टैक्स के काबिल 5 लाख नॉन फाइलर्स अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और टेलीकॉम कंपनीज़ को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मई तक मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। एक्टिव टैक्स पेयर्स फहरिस्त में 5,06,671 नॉन फाइलर्स के नाम शामिल हैं, जबकि साल 2023 के टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले अब जद में आएंगे। पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त समत में लाने के लिए तमाम तर इकदाम किए गए थे, लेकिन अब फैसला कर लिया गया है कि टैक्स के काबिल 5 लाख नॉन फाइलर अफराद की सिमें अब बंद होंगी, जबकि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और टेलीकॉम कंपनियों को इस हवाले से हिदायत कर दी हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिटेल में बात करते हैं। FBR ने टैक्स साल 2023 के टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। FBR एलामिया के मुताबिक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर उन लोगों के लिए जारी किया गया है जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत 5 लाख से जायद अफराद की मोबाइल सिमें बंद करने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। FBR एलामिया के मुताबिक PTA और तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स 15 मई तक अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जारी किया गया है। ये तमाम अफराद अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी मोबाइल फोन सर्विसेज बहाल कराएं। एक तरफ हुकूमत नॉन फाइलर अफराद की सिमें बंद करने जा रही है, तो दूसरी जानिब वफाकी वजारत खजाना ने अपनी फिस्कल ऑपरेशन जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल 2023-24 में जुलाई तक मार्च के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक जुलाई से मार्च तक 9 माह में बजट खसारा 3.7% रहा, जो कि 3,902 अरब रुपए है। 9 माह तक कुल आमदन 9,780 अरब रुपए रही, जबकि कुल अखराजात 13,682 अरब रुपए रहे हैं। टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। इस दौरान विफाक से 6,711 अरब और सूबों से 550 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। 9 माह में नॉन टैक्स आमदन 2,517 अरब रुपए रही, जबकि जारी अखराजात कीमत में 12,333 अरब रुपए खर्च किए गए। इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि कर्जों पर सूद की अदायगी कीमत में 5,517 अरब रुपए खर्च किए गए, जबकि 9 माह में दिफा पर 1,222 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नकवी साहब, जो कि इन्वेस्टिगेशन सेल सुनो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। रिजवान, पहले तो इन आदादो शुमार के हवाले से बताइएगा कि क्या सामने आ रहे हैं, और ये जो फैसला किया गया है कि मोबाइल सिम्स बंद कर दी जाएंगी जो कि नॉन फाइलर्स हैं, उस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें ज़शान, ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है। जो FBR की जानिब से तकरीबन कोई 6 लाख अफराद हैं, और ये वो लोग हैं जो पिछले सालों में फाइलर थे, लेकिन इस साल किसी भी वजह से वो अपना गोशवारा जमा नहीं करवा सके। अब उनकी सिमें ब्लॉक की जा रही हैं। आप देखें कि क्या FBR ने इस बात का कोई तखमीना लगाया है या कोई ऐसे अदाद-ओ-शुमार जो है वो पेश किए हैं, अब पब्लिक किए हैं, कि आया ये 6 लाख अफराद जिनकी सिमें ब्लॉक की जा रही हैं ये पोटेंशियल टैक्स पेयर भी हैं या नहीं? ऐसे कोई अदाद-ओ-शुमार सामने नहीं आए। FBR जो कि दावेदार है कि उनके पास बड़ा मुनज़्ज़म डाटा बैंक मौजूद है, वो अगर कोई फ़र्द अपने बच्चे की एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा फ़ी पे करता है तो वो भी FBR के सिस्टम में रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप प्लॉट ख़रीदते हैं तो जब उसकी रजिस्ट्री होती है तो वहाँ पे टैक्स डिडक्शन होती है, तो वो भी FBR के डाटा बैंक में जारी होती है बराह रास्त। इसके अलावा आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक किसी भी बड़े रिटेलर से ख़रीदारी करते हैं तो वो सारा मामला जो है FBR के सिस्टम में रिफ्लेक्ट होता है। FBR ने ये 6 लाख अफराद जिनके सिम कार्ड्स जो हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, इनका कोई ऐसा डाटा जो है वो शेयर नहीं किया कि इसमें कितने अरब रुपया जो है वो स्टक पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सबसे पहले तो इस बात का तयन करना ज़रूरी था कि क्या ये पोटेंशियल टैक्स पेयर हैं, अगर हैं तो क्या नोटिस जारी किए गए हैं, नहीं किए गए? क्या इनके हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन से पूछा गया है कि इनके नाम पे गाड़ियां हैं, अगर सपोज इनके ज़िम्मे कोई टैक्स वाजबात हैं जो कि क्लियर करना, जो कि इनसे वसूली करना मकसद है। जाहिर है कोई भी ऐसा मयर लिया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मकासद तो होते हैं कि इससे सरकार को ख़जाने में इतने अरब रुपया आएगा। FBR बताए कि कितने 100 अरब रुपया इन 6 लाख अफराद के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है।
ऐसे कोई आदाद शुमार नहीं पेश किए गए, ना ही मीडिया में दिए गए, ना ही जो रिसर्चर्स हैं उनसे शेयर किए गए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जब ये लोग मोबाइल कार्ड के अंदर, जब वो कार्ड अपने मोबाइल के अंदर कार्ड डालते हैं, या फिर अगर बिलिंग वाले मोबाइल यूज़ करते हैं, ये जितनी भी सिम्स ब्लॉक की जा रही हैं, तो वहाँ पे भी टैक्स की डिडक्शन होती है जो कि सरकार के ख़जाने में जाती है। अगर ये पोटेंशियल टैक्स पेयर नहीं हैं और अगर ये सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों में फाइलर बन गए थे, अच्छा, चूँकि जब इन्होंने गाड़ी रजिस्टर्ड करानी होती है या बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे रखने होते हैं, या फिर कोई रजिस्ट्री करानी होती है छोटी मोटी, तो तब लोग फाइलर बनते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो तबका है वो फाइलर नहीं बनता। इससे आप कारोबारी तबके को अलहदा करके अगर देखें, सैलरीड क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, या ऐसे लोग जो कि छोटा मोटा काम करते हैं, तो ये 6 लाख अफराद जो कि FBR के डाटा बैंक के रिजवान, जो मुताबिक सैलरीड क्लास है वो भी तो अपनी सैलरी में से, अपनी तनख्वाह में से इनकम टैक्स डिडक्ट करवाते हैं, चाहे वो बैंक में ट्रांसफ़र हो रही होती है, जैसे भी होती है, वो टैक्स तो कटता है उनका। अजीशान देखें, सबसे बुनियादी बात यह है कि जो सरकारी मुलाजम है, तनख्वाहदार तबका, खा वो ग्रेड 17 था 22 वाले लोग हैं, खा वो ग्रेड 1 था 16 के लोग हैं, या मेरी और आपकी तरह जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स करते हैं और उनके एम्प्लॉयर उन्हें सैलरी देने से कबल ही एट सोर्स उनकी टैक्स डिडक्शन कर लेते हैं। आगे फिर वो मामला बात का है कि वो जमा होता है या नहीं। बिल्कुल। तो सरकारी अगर पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो वो सारे पैसे जमा होते हैं। मामला ये है कि आया उन लोगों ने, उनका टैक्स तो कट गया, सरकारी खजाने में चला गया, आया उन्होंने रिटर्न भी फाइल की या ना की, उसकी एक प्रॉपर फिलॉसफी है कि क्या रीज़न है, क्यों रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि अब जो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो टैक्स नहीं देगा उसकी सिमें बंद कर देंगे, हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिमें बंद करने का ये हुक्म सादिर किया है, तो कितना सूदमंद साबित हो सकता है? क्या इस तरीके से टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा या बढ़ाया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे सुनने का मौका दिया है, और स्पेशली रिजवान को सुन के उसने तो बड़ा तफसील से आपको ये सारे एवेन्यूज बताए हैं जो FBR के पास होती हैं। मैं स्ट्रेट जवाब पे आता हूँ कि देखे, बिल्कुल रिजवान के साथ मैं एग्री करता हूँ कि ये एक बड़ा कमज़ोर सा स्टेप लिया है FBR ने, और शायद इतने बड़े एजेंसी के लिए ये कोई काबिल कदर तरीका नहीं था। एक टैक्स पेयर को जो रिटर्न नहीं दे रहा, आपके पास लॉ में एक कंप्लीट मैकेनिज्म अवेलेबल है। सबसे पहले आपने उसको रिटर्न फाइलिंग का नोटिस देना है और प्रॉपर तरीके से देना है, ताकि उस सर्विस होकर, और उनको रीज़न बताना है कि आपको अगर आपने रिटर्न नहीं देना है तो उसके बाद एक शो काज मिलता है। क्योंकि ये सारा प्रोसेस इसमें मुकम्मल नहीं हुआ, उन्होंने स्ट्रेट जाके एक पीनल एक्शन ले लिया है, और वो भी शायद बड़ा कमज़ोर सा है, क्योंकि सिम ब्लॉक करने से तो उसको कोई दर्द शायद ना पहुंचे, सिम वो किसी और नाम से भी ले सकता है। इशू ये नहीं है, ये तो जो हम देख रहे हैं सरफेस पे यही है। दरअसल हुआ ये है कि FBR की कमजोरी तो है कि उनका जो टैक्स नेट है वो ब्रॉड नहीं हो रहा। कई सालों से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ब्रॉड नहीं हो रहा। अब चूंकि IMF का जो पैकेज था ये उनका एक कंडीशन था, तो इन्होंने बैठ के जल्दबाजी में कुछ एक्शन लिए हैं जो कि शायद एक सिस्टम। डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स नेट की आपने बात की है, क्या वजह है? क्या ये जो मैकेनिज्म है वो पेचीदा है? हालांकि जो ताजिर हैं उन्हें ये कहा गया था कि वो खुद रजिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं देखी गई। ये भी शिकायत आती रही गुज़श्ता दिनों में कि जी हरासा भी किया जाता है FBR की जानिब से। तो वजह क्या है, ये टैक्स नेट आखिर बढ़ता क्यों नहीं? देखिए, उसमें रिजवान बात ये है कि बेसिकली आपको ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इकोनॉमी जो है वो तो कैश इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो तो अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन देखिए हम इसको ना एक ब्रॉडर और डीपर एस्पेक्ट में अगर हम इसको एनालाइज करें तो टैक्स जो है ये सिटीजन और स्टेट का आपस में एक मुआहदा है। सिटीजन एक कुछ कीमत पे करती है और स्टेट उस कीमत के बदले उनको कुछ सर्विसेज, कुछ प्रोटेक्शन और कुछ फैसिलिटीज देती है। अनफॉर्चुनेटली टैक्स जो है ये स्टेट की रेट की डायरेक्ट इंडिकेशन है। FBR तो बीच में एक मिडल मैन है, एक कलेक्टिंग एजेंसी है। तो सर स्टेट का फेलियर कहाँ पर है? अगर हम इखराजात और आमदन की बात करें तो टैक्स जो है वो कम इकट्ठा हो रहा है, इखराजात बहुत ज़्यादा है, तो स्टेट कहाँ पर क्या कर रही है जिसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा?
اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزن پہ اپنا کانفیڈنس ڈیولپ ہی نہیں کر سکا. جو ٹیکس اس نے دیا ہے وہ ٹیکس پیئر کے منشا کے مطابق وہ خرچ ہی نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں, آپ اپنے لاس میکنگ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں آپ ان کو پرائیویٹائز نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نے 18th امینڈمنٹ میں آپ کے پاس تو صرف 18 منسٹریز کی اجازت ہے, آپ نے آج بھی 70 منسٹریز رکھی ہیں اور آپ لیوشلی ان پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. آپ نے کوئی ایکسپینڈیچر اپنا نہیں کم کیا. آپ نے گیس کے بل آپ لوگوں کو مفت میں دے رہے ہیں, آپ بجلی کے ان سے بل نہیں لے رہے ہیں, آپ ایکسٹرا ویجنٹ ایکسپینڈیچر کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ کا سٹیزن کا اسٹیٹ پہ وہ کانفیڈنس ہی نہیں رہا. ٹیکس بیسیکلی معیار ہے ان چیزوں کا. جب ٹیکس پیئر کا پیسہ یقیناً اپنے اخراجات کو سب سے پہلے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوگا, تبھی یہ تمام تر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. رضوان مجھے یہ بتائے گا کہ ایف بی آر نے جو ہدف مقرر کیا تھا 31 لاکھ تاجروں کی رجسٹریشن کرنا تھی, لیکن صرف 200 تاجر جو ہے وہ ابھی تک رجسٹر ہوئے ہیں. ایک تو یہ بڑی ناکامی ہے. کیا اس حوالے سے اب میکنزم کیا بنایا جا رہا ہے؟ کیا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ موبائل سمز بلاک کرنی ہے, یا آلٹرنیٹ آپشنز بھی ہیں جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ذیشان, سب سے پہلی بات تو یہ جو 6 لاکھ سمز ہیں نا, یہ الگ لوگ ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں جو تاجر دوست اسکیم آئی تھی یہ الگ لوگ ہیں, جو کہ 31 لاکھ افراد کا ٹارگٹ تھا. اور ایف بی آر کے اپنے اعداد و شمار ہیں جو کہ ایف بی آر خود یہ پبلک کرتا رہا ہے, میڈیا تک آتے رہیں, کہ 31 سے لے کے 35 لاکھ تک جو ہے وہ ایسا ان رجسٹرڈ تاجر ہے جو کہ ملک کے مختلف بڑے شہروں کے اندر مارکیٹس کے اندر کاروبار کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتا, وہ اپنے ڈیو ٹیکسز پے نہیں کرتا. تو یہ ایف بی آر کے اپنے اعداد و شمار ہیں. یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ ایف بی آر کی پرفارمنس ریفلیکٹ ہونا تھی, کہ ایف بی آر نے جو اپنی ذمہ داری تھی کہ جو ان رجسٹرڈ لوگ تھے, آپ لاہور کی اگر بات کریں, لاہور رائیونڈ مارکیٹ میں چلے جائیں, شالم مارکیٹ چلے جائیں, ہال روڈ چلے جائیں, انارکلی چلے جائیں, کسی بھی مارکیٹ کے اندر جو ان کا رجسٹرڈ ووٹر ہے, جو سال بعد ان کے الیکشنز ہوتے ہیں ٹریڈ یونینز کے, وہاں پہ سپوز کہ 50,000 ووٹر ہے جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرتا ہے سال بعد. تو ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں آپ چیک کریں گے, وہ سارا جو ووٹر ہے 50,000 وہ وہی ہے جو وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے, کیونکہ ان کی ممبرشپ لینے کا یا ووٹر بننے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ وہی بن سکتا ہے, وہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتا ہے جو کہ وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے. وہ تو 50,000 ہیں, لیکن جب اس اسپیسیفک مارکیٹ میں جا کے رجسٹرڈ کاروباری افراد کو چیک کریں گے تو وہ شاید 500 بھی نہیں ہوں گے. یہی وہ معاملہ ہے جو کہ ایف بی آر کی ذمہ داری تھی, اور ایف بی آر اسے پوری نہیں کر سکا. اور یہ جو کیمپین ہے تاجر دوست اسکیم, اس سے پہلے بھی ایسی اسکیمز جو ہیں وہ 3-4 مرتبہ آئی ہیں ماضی قریب میں, لیکن ان ساری اسکیمز کے اندر جو قدر مشترک تھی وہ یہی تھی کہ ساری ہی ناکام ہوئیں. ایک بھی اسکیم جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی. وجہ کیا ہے کہ ایف بی آر کس طرح سے ان کی کیمپین کرتا ہے. ایف بی آر نارکلی مارکیٹ کے تاجروں کو بلائے گا, ایف بی آر گلبرگ بورڈ کے 4 تاجروں کو بلائے گا, بسکٹ پیش کرے گا, چائے پیش کرے گا, اور اس کے بعد ان سے ہی گزارش کرے گا کہ آپ معاونت کریں کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوئے بغیر کاروبار کر رہے ہیں انہیں رجسٹرڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, اقدامات جو ہیں وہ مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ارشاد صاحب, یہ جو فسکل رپورٹ وزارت خزانہ کی جانب سے سامنے آئی ہے, جس میں 2023-24 کے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں, اس میں کہا گیا ہے کہ 63 ارب روپے کم ٹیکس اکٹھا ہوا, اور اس کے بعد جو بجٹ خسارہ تھا وہ 3.7% رہا. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ ریالٹی بیس تھا, اور جو آئندہ کیا جائے گا یا جو پلان کیا جا رہا ہے وہ اس حساب سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو اس سال کا ٹارگٹ ہے وہ تو اپیرنٹلی ابھی تک ہو رہا ہے, اور مجھے اگر تھوڑا سا جو اسی مہینے آپ نے دیکھا ہے کچھ سینئر افسروں پہ ایکشن بھی لیا گیا ہے, اور کچھ ڈسٹربنس ایف بی آر میں پائی جاتی ہے اس وقت. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ فلو اسی طرح جائے گا تو اس سال کا بجٹ تو ہو جائے گا. دراصل ہم بجٹ کو میئر کرتے ہیں ایبسلیوٹ ٹرمز میں. ایبسلیوٹ ٹرمز کوئی نہیں ہوتا. آپ کے پاس اس وقت آپ دیکھیں نا 30% آپ کا انفلیشن ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے, جو ایکچوئل پیرامیٹر ہے ٹیکس پرفارمنس میئر کرنے کا, وہ ہمارا کوئی نہیں بڑھا. پچھلے سالوں میں وہ نہیں بڑھا, شاید گھٹا ہے. میں ذرا رضوان کے پہلے سوال پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو تاجر دوست پروگرام تھا اور وہ فلاپ ہوا ہے، میں بھی بالکل انڈورس کرتا ہوں، وہ نہیں چلا. دیکھیں اگر آپ اس اسکیم کو دیکھ لیں تو اسکیم ٹیکسٹ بک میں وہ بہت اچھا اسکیم ہے اور انہوں نے بڑے اچھی ایریاز کو ٹارگٹ کیا ہے. دراصل جو پرابلم ہوا ہے، انہوں نے اتنی ہیسٹ میں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو مینجمنٹ ڈیسیجنز ہے، جو لوکل ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے نا، اس میں FBR فیل ہوا ہے یا ان کی خامیاں ہے. اور اسی طرح یہ امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ہے جو ابھی تک شاید اپنے مقاصد کو کیا بلکہ کامیاب شاید نہیں ہو لوگوں نے سکا. ابھی تک ٹھیک ہے. اور ان سابق کو چاہیے تھا، جس طرح رضوان نے کہا نا، ان کو چاہیے تھا جا کر ڈسکشن کریں، ان کو کانفیڈنس میں لے لیں، جو کانفیڈنس کے ساتھ آ سکے تو آ سکے، نہ ہوا تو ٹیکس مجھے لگتا ہے وہ ایسی مرضی سے یعنی کوئی کہ نہیں دے سب گا. سے ضروری آپ کو امر یہ ہے کہ آپ کو اعتماد دیا جائے، اس کے بعد ہی یہ تمام تر اقدامات کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت. ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب سابق چیئر ہمارے ساتھ موجود تھے. رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر معاملات اور تفصیلات کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. رضوان آپ کا بھی بہت شکریہ. دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ کسانوں کے جو تحفظات تھے کیا اس کی سنوائی ہو سکی یا نہیں. تو سب سے بڑے صوبے پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری نہ ہونے سے کسانوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے. ایک طرف تو پنجاب حکومت گندم خریداری میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، تو دوسری جانب موسم کی سختیاں بارش کی صورت میں گندم کو نقصان پہنچا رہی ہیں. حکومت نے مشکل کی اس گھڑی میں کسانوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے. چھوٹے کسان کو 600 روپے فی من سبسڈی کی تجویز کی آڑ میں حکومت کا ڈنگ ٹپاؤ پروگرام جاری ہے، جبکہ حکومت نے تو کسانوں کو آواز تک نہیں اٹھانے دی اور نہ ہی ان کے جو مطالبات تحفظات ہیں وہ سنے جا رہے ہیں. تاحال حکومت کسانوں سے گندم کی خریداری کا کوئی لاہ عمل بھی نہ بنا سکی. جہاں کسان قرضوں کے بوجھ کندھوں پر لیے پھر رہا ہے اور اوپن مارکیٹ میں گندم اونے پونے داموں فروخت کرنے پر مجبور بھی ہے. اس کسانوں کی جانب سے، کاشتکاروں کی جانب سے کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں. وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری گندم بہت سستے داموں لے رہے ہیں، منڈیوں میں ہماری کوئی قدر نہیں ہے، ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، ہم نے بہت مہنگے سپرے کیے ہوئے ہیں. میں مزدور بندہ چاہ پڑتے پیسے جڑے ہیں ٹھیکے بھرے، کنک بیجی باہر دانا نہیں ملتا پیا. فصل ساڈی جڑی ہے نا تیار ہے جی، اخراجات بہت زیادہ ہیں جی، مہربانی کر کے فصل ساڈی خریدو. کسانوں کو کیا پتا آن لائن ایپ سے کیسے ہم نے باہر دانا ہے وہ بایا کرنا ہے. مہربانی کریں ساڈا قتل نہ کریں، اسی اگے رول گئے ہیں. بجلی مہنگی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، ہر شے مہنگی ہے. ساڈی جنت دی جدہ واری ہے ਉਹਦਾ 2500 ਤੋਂ 2800 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਸੰਦ ਪੈਂਦਾ. 3900 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮੁਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮਦੀ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ 5000 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. تو کسانوں کے خدشات اور تحفظات آپ نے سنے. ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف ہمیں سرکاری قیمت نہیں ادا کی جا رہی، تو دوسری جانب موسم بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے جو گندم ہے وہ خراب ہو رہی ہے. تو ہم کسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک سرکاری قیمت پر گندم فروخت نہیں کی جا رہی ہے. مزید کیا ان کے خدشات اور تحفظات ہیں، بات کر لیتے ہیں رینالہ خرد سے اپنے نمائندے سے. بتائیے گا کہ رینالہ خرد میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں رینالہ خرد میں. ملک کے دیگر شہروں کی طرح رینالہ خرد میں بھی گندم کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. بہت زیادہ حد تک گندم کاٹنے کے بعد جو ہے وہ تاحال ابھی تک کھیتوں میں پڑی ہے. اس حوالے سے جب ہماری کسانوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہمیں حکومت کی جانب سے باردانہ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے گندم جو ہے وہ تاحال ابھی تک کھیتوں میں پڑی ہے. جن لوگوں نے گندم نکالی ہے وہ مجبور ہو کر پلاسٹک کے تھیلوں میں گندم ڈالنے پر مجبور ہیں. اس حوالے سے کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد ہمیں باردانہ جو ہے وہ فراہم کیا جائے تاکہ بروقت ہم گندم نکال کر اپنے گھروں میں لے جا سکیں. اگر خدا نہ خواستہ بارش ہوتی ہے تو ہماری فصل جو ہے وہ کھیتوں میں پڑی ہی خراب ہو سکتی ہے. اس حوالے سے کسانوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر خوراک سے مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ واضح پالیسی جو ہے وہ جاری کی جائے اور ہمیں باردانے کا حصول جو ہے وہ آسان کیا جائے. جی ٹھیک ہے. سجاد علی ہمیں رینالہ خرد سے آگاہ کر رہے تھے. علی عباس کی جانب چلتے ہیں، جنگ میں وہ موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے. علی عباس بتائے گا، گندم کی خریداری ابھی تک شروع نہیں ہو سکی، یہاں پر مجموعی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری نہ ہونے پر صوبے بھر کی طرح جھنگ کے کسان بھی پریشان ہیں. سرکاری خریداری نہ ہونے پر کسان اناج منڈیوں میں گندم 2800 سے 3000 روپے میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ خطی لاگت سے کاشت کی گئی گندم بیچنا ان کے لیے مشن امپاسبل بن گیا ہے. ہمارے ساتھ کسان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹائم گندم جڑی ہے کھیتیں روڑ رہی ہے
ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਸੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲ ਫੌਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ और सरकारी रेट ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी, किसानों का कहना है कि हुकूमत मुकर्रर किया गया है कि सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाए। जी, अलीपुर का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर किसानों के क्या खदशात हैं और किसान क्या कहते हैं। बात कर लेते हैं अजहर अब्बास से। अजहर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। इस साल तहसील अलीपुर में गंदम का हदफ हासिल करने के लिए 95,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई थी। इस वक्त जो है वो हार्वेस्टिंग का अमल जारी है और 85% जो हार्वेस्टिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस बारे में जब हमारी अलीपुर के काश्तकारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता कुछ सालों से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फसलें बेहतर ना होने और अजनास के मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से किसान इस वक्त जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। मज़ीद उनका ये कहना था कि हम अपनी जमा पूंजी जो है वो इस गंदम की फसल पर लगा चुके हैं। महंगी खादें, महंगे स्प्रे, महंगे बीज खरीद कर हमने अपनी गंदम की फसल को तैयार किया है और अब जब फ़रोख्त करने का वक्त आया है तो पास्को की जानिब से जो है वो बोरियां फराहम नहीं की जा रही। पास्को इंचार्ज और DGM की मुबैना फ्रंट मैन के ज़रिए मिली भगत से जो है वो आड़तियों और व्यापारियों को जो है 500 से 600 रुपये बोरी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से छोटा काश्तकार जो है वो काफ़ी परेशान हो चुका है। छोटे काश्तकारों को उनके रकबे के मुताबिक जो है वो खाली बारदाना दिया जाए ताकि अलीपुर का काश्तकार जो हकूमती रेट है 3,900 रुपये वो पास्को सेंटर पर उस रेट पर फ़रोख्त कर सके और आने वाली जो फसल है उसके लिए भरपूर तैयारी कर सके। जी, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद महमूद बुखारी साहब, जो कि हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि अब तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अगर हम हुकूमती सतह पर बात करें तो उनका कहना है कि किसानों को रिलीफ दिया जाएगा, तो अब तक कुछ पेशरफ्त हो सकी? हुकूमत की जानिब से कुछ बताया गया कि क्या पॉलिसी है उनकी, आया वो गंदम खरीदेंगे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जन्नत, शुक्रिया ज़ीशान साहब कि सुनों ने किसानों की सुनी है और जिस तरह से आप इसको फॉलो अप दे रहे हैं तो हम इस पे आपके इंतहाई मशकूर हैं, क्योंकि किसान जो है वो बिल्कुल ही एक मजलूम और बेबस तबका है कि जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई मजहबी जो जमात हो या कोई और हो। तो आपने पूछा है कि हमारी जो है वो हुकूमत ने एक इस तरह का बम हम पे गिराया है कि जिससे हम बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने क्या किया है, हमारे साथ खेल क्या खेला है। कि आप ये देखें कि पिछले साल 3900 रुपये रेट था, इस दफ़ा भी 3900 रुपये कर दिया। और होना तो ये चाहिए था कि जब मैंने गंदम काश्त की नवंबर के अंदर, तो उस वक्त हमें कह देते कि भाई हम नहीं खरीदेंगे, हुकूमत पाकिस्तान कह देती तो हमारी मर्जी थी, हम गंदम बेचते, हमारी मर्जी थी, हम जो कुछ बेचते। लेकिन अब हमसे गंदम भिजवा कर और यानी पूरी तारीख में नहीं हुआ इस तरह से कि जब वक्त आया और उस वक्त इन्होंने जवाब दे दिया और फिर इनकी नालायकी देखें, नाअहली देखें और पॉलिसी जो है वो क्या पॉलिसी थी, एक तो बताया नहीं और दूसरा जब सर के ऊपर आ गई। हालांकि बाहर के मुल्कों में आप देखते हैं कि 5 साल की पॉलिसी दी जाती है। बुखारी साहब, यकीनन ये मामलात खासे पेचीदा हैं। ये फरमाइएगा कि अभी एहतजाज की कॉल भी दी गई थी किसानों की जानिब से, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, एहतजाज तो बहरहाल उस तरह से नहीं हो सका। अभी लाहे अमल क्या है, स्ट्रेटजी क्या है किसानों की जानिब से एहतजाज के हवाले से? ज़ीशान, देखें, जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए था वो इक़्तिदार के ईवानों में मजे ले रहे हैं। जिन्होंने वो गंदम जो है वो अपना सितंबर के अंदर इजाजत दी और प्राइवेट सेक्टर को और माल बनाया, और किसान जो मुहिब वतन है, जो जमीन का सीना चीर के अनाज मुहैया करता है 25 करोड़ लोगों को, आज यौम मई है। मुझे बताएं कि किसान से बढ़ के मजदूर कोई होगा? बाकी सेक्टर के मजदूर 8 घंटे ड्यूटी देते होंगे, 10 घंटे ड्यूटी देते होंगे। मैं तो 24 घंटे का मजदूर हूँ। मैंने तो रात को भी पानी देना है, मैंने अपना तपती धूप के अंदर भी पानी देना है और सुबह को भी देना है। मेरे साथ ये सलूक जो है वो कोई अच्छी बात है? मेरा कसूर क्या है?
मुझे क्यों लाठियां बरसाई गई, क्यों गिरफ्तारियां की गई, मैं क्या कह रहा था? मैं कोई दहशतगर्द हूं, मैं कोई चोर हूं, मैं उचक्का हूं? मैं अपनी आवाज भी ना उठाऊं कि ये चाहते हैं कि ये आवाज भी ना, मेरे बच्चों का मुआशी कत्ल हो रहा है। आज जो है 3900 की बजाय आपने अभी बताया कि किसान कहीं 2500, इस आलम के अंदर जो माफिया है वो एक्टिव है, कभी 2900 दे रहे हैं, कभी 2500 दे रहे हैं, और इसी के अंदर और आप देखें कि जितनी बम्पर क्रॉप हुई ये भी हमारा जुर्म बन गया, और इससे 500 अरब रुपए जो है वो किसानों की जेब से डाका डाला गया। कहीं हमें कॉटन का रेट हुकूमत कह के और 8,500, और फिर जनाब जब हम कॉटन बीज लेते हैं अपने मुल्क के लिए बीजते हैं, और फिर वो जनाब 6,000 में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। अभी जो पिछली कॉटन थी आप फिर कह रहे हैं कि कॉटन बीजें। आप अंदाजा लगाइए कि हुकूमत की गैर संजीदगी का, वो उनको चाहिए था कि वो जैसे भी करते, ये पॉलिसी बनाना उनका काम है। आज कह रहे हैं, आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बिलाल यासीन साहब कह रहे हैं कि जी मॉइस्चर है, उसमें फलां है। यार खुदा का खौफ करें, आपने अल्लाह के सामने पेश नहीं होना। आप कह रहे हैं तो जो पास्को खरीद कर रहा है 15 दिन से, ज़ीशान साहब मुझे बताइए वो क्यों खरीद कर रहा है? अगर ये बात कह रहे हैं, यानी उन्होंने ट्रक के बत्ती के, जिस तरह जन्नत ने कहा कि हमें पीछे लगाया हुआ है, अभी तक आज यकम मई हो गई और इन्होंने कहा था कि जी यकम को आप दरखास्तें दें। फिर सर आपने बिल्कुल सुना कि किसान सुनो न्यूज़ किसानों की आवाज़ है और वो किसानों की आवाज़ बनेगा, और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे। और हम भी चाहते हैं कि छोटे किसान हैं उनका इस्तेहसाल ना हो, उनका जो भी हक है उन्हें मिले। तो सैयद महमूद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 1 मई का दिन मजदूरों, कम मरात याफ्ता तबके की समाजी और इक़्तिसादी महरूमियों के साथ लथी है। दुनिया भर में मजदूरों को गुर्बत, बेरोजगारी, नौकरियों का महफूज न होने के अलावा आज़ादी, इत्तेहाद और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल का सामना है। आलमी यौम मजदूर मजदूरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की जिद्दोजहद की याद दिलाता है। मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से तारीख क्या है, इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। 1 मई मजदूरों के हुकूक का दिन, सबको छुट्टी मिली सिवाय मजदूर के। उसे आज भी मुशक्कत की चक्की में पिसना है। इस दिन की तारीख 1886 से जुड़ी है, जब शिकागो में मजदूरों ने औकात कार में कमी और उजरत में इजाफे के लिए एहतजाज किया और जानों की कुर्बानी दी। उसके बाद से ये दिन मजदूरों के हुकूक से मंसूब हो गया। गुजरते दिन के साथ शहर इक़्तिदार के मजदूरों की परेशानी भी बढ़ रही है। एक ही फिक्र, हमारे हुकूक के नाम पर छुट्टी कहीं हमारे बच्चों के लिए ही एक और फाके का सबब न बन जाए। इस काम में ज़्यादा 1200 रुपये दिहाड़ी है, 1500 रुपये दिहाड़ी है, उसे क्या करेंगे हम? तो बहुत मुश्किल हमारे लिए है। हम तो गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि वो सहूलत करे। मजदूरों को हुक्मरानों के किसी पैगाम से सरोकार न उनके नाम पर सजी तकरीबात से उन्हें आज भी कुआं खोदना और पानी पीना है। इलेक्शन होता है, वादे करते हैं 4 रुपये रोटी होगा, मजदूर को रोजगार देगा, ये करेगा। जब हुकूमत आते है तो फिर मजदूर का नहीं पूछता। हर मजदूर का ख्वाब है कि उसके बच्चे भी स्कूल जाएं, लेकिन 2 + 2 4 रोटियां। हालात का जबर इससे आगे की गिनती गिनने ही नहीं देता। पाकिस्तान में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 मुकर्रर की गई है। प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों को इतना मुआवजा भी नहीं मिलता। 32,000 रुपए अमरीकी करेंसी में $115 बनते हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में मजदूर की एक दिन की उजरत है। यौम मई इस बात का तकाजा करता है कि हुकूमत मजदूर की इतनी उजरत रखे जिसमें उसके लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का हुसूल मुमकिन हो सके। मजदूरों का आलमी दिन आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी तकरीबात और रैलियां जो हैं वो उनका एहतमाम किया गया। मजदूर कहते हैं कि आज आम तातील का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन मजदूर आज भी काम करता है। जी हाँ, उन्हें उनके हुकूक नहीं मिलते। जावेद मेराज हमारे नुमाइंदे शेखुपुरा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जावेद बताइएगा क्या सूरत हाल है मजदूरों की, क्या कहते हैं लेबर डे पर वो? जी, यौम मई मजदूरों का आलमी दिन दुनिया भर में आए दिन मनाया जा रहा है और मजदूर इस दिन से बेनास काम काज में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। भट्टा हो या मार्केटें हो या मंडियां हो, वहाँ पर मजदूर मेहनत कश तबका काम करता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजदूर, उनसे बात करते हैं कि आज के दिन उन्होंने ये दिन क्यों सेलिब्रेट नहीं किया और वो काम काज में मशगूल हैं। जी बताइएगा कि यौम मई छुट्टी का दिन है और आप यहाँ पर काम काज कर रहे हैं। हम इसलिए काम करते हैं कि कोई भी तंजीम हमारे पास नहीं आती और ना कोई हुकूमत की तरफ से बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम ये दिन नहीं मना सकते, क्योंकि हर वक्त हर रोज़ हमारे बच्चों को खुराक की ज़रूरत होती है। स्कूल की फ़ीस और दूसरी
एशिया की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम ये काम नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, मजदूर के लिए कवानीन तो बना दिए गए हुकूमत की तरफ से, लेकिन इन कवानीन जो इनकी बेहतरी फलाह बहबूद के लिए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर उन कवानीन पर अमल दरामद कोई किने बनाया जाए तो मजदूर की ज़िंदगी आसान हो सकती है, बेहतर हो सकती है, और वो भी मुआशरे में बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकता है। जी। तो जावेद मेराज हमें शेखुपुरा से बता रहे थे कि मजदूरों का क्या कहना है। उनका कहना है कि आज का दिन हम नहीं मनाते, आज का दिन मामूल के दिनों की तरह ही होता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात तैमूर डार साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है शेख अनवर ने। सबसे पहले दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कहिएगा कि अगर हम पाकिस्तान में मज़दूरों की हालत ज़ार पर बात करें तो हर हुकूमत दावा करती है कि मज़दूरों की उजरत बढ़ानी चाहिए। हमने देखा है कि पहले 15,000 थी, फिर 25,000 हुई, अब आई थिंक 31 या 32,000 है। तो आपको लगता है कि ये मुनासिब उजरत है किसी भी इंसान के लिए अगर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहे तो, बेसिक्स को? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आपने सही बात की कि आज लेबर डे तो है, बट मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है। बट बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी जो मज़दूर का तबका है वो पिसता जा रहा है। पाकिस्तान में जो है महंगाई की शरह तकरीबन 30-35% के करीब है। गुर्बत की जो हमारी सतह है वो 30% से ऊपर है इस वक्त, और जो हमारा शरह सूद भी है वो तकरीबन 25 से 22% के करीब है, और हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी तकरीबन 25% के ऊपर है। हुकूमत ने 32,000 तो एक रखी है हमारे गरीब की मज़दूर की तनख्वाह, बट जो हमारे निजी कारोबारी इदारे हैं उसके अंदर इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हुकूमत की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। मज़दूर की जो दिहाड़ी है वो 1,000 रुपये से लेके तकरीबन 1,500 रुपये है। अगर वो 30 दिन भी काम करता है तो 40-45 हज़ार रुपये कमा सकता है, बट बदकिस्मती से वो उसको काम नहीं मिलता। वो 20 से 25 दिन मुश्किल से काम करता है और अपने घर जो है वो सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये लेके जाता है। तो इस पे अशद ज़रूरत है हुकूमत को इसके ऊपर नज़रसानी करने की, क्योंकि जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पे उनको जो उजलत है वो आज भी जो है वो 20 से 25 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलती। ठीक है, शेख अनवर साहब से बात कर लेते हैं। सदर पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन है। अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि जो मुफ्त मज़दूर तंजीमें हैं वो आवाज़ तो बुलंद करती हैं मज़दूरों के हुकूक़ के लिए, लेकिन वो हुकूक़ उन्हें मिल नहीं पाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि चंद एक जो तंजीमों के सरकर्दा रहनुमा होते हैं उन्हें नवाज दिया जाता है, बाकी मज़दूरों का फिर इस्तेहसाल होता है। क्या वजूहात हैं कि ये तंजीमें भी ये हुकूक़ लेने में नाकाम रहती हैं? देखें जी, इस मुल्क के अंदर जिस तरह इस मुल्क के साथ हुकूमतों ने खिलवाड़ा किया है, ये तहरीक 1873 में शुरू हो गई थी अमेरिका के शहर शिकागो में, और फिर इसका मंतकी अंजाम 1886 में हुआ, जब वहाँ पर लोगों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। वो उनको वहाँ पर इतनी खून के सड़कों को रंग दिया गया था, और ये जो एक कल्चर बना हुआ है कि झंडा लहराया जाता है, वो वहाँ पर एक जो मजदूर ने खून में अपने जो चादर थी उसको भगो के लहराया था। इसकी तारीख तो एक ये है। और जो आपने पाकिस्तान की बात की है मेरे भाई, पाकिस्तान में तो अल्लाह भला करे जुल्फ़िकार अली शहीद भट्टो साहब का, जिनको बाद अब कहा गया कि वो शहीद है, उन्होंने 1973 में पाकिस्तान के अंदर ये जो यकम मई मनाने का ऐलान किया था। उसके बाद से आज तक किसी हुक्मरान ने, देखे हमें नहीं पता आज तक मजदूरों के लिए कोई पैकेज का ऐलान किया हो।